में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा जो कि 26 दिसंबर को होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये साइंस का वीडियो ला रहा हूं जिसमें टॉप 300 साइंस के एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो समझिए कि साइंस के जो भी प्रश्न आपके बिहार दरोगा में आएगा बहुत ही आसानी तरीका से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और आर्कियोलॉजी सभी से संबंधित प्रश्न आपको इंक्लूड किए गए हैं, तो इसे जरूर देखिएगा और जो भी फैक्ट है वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो यह 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में मिलता है। पहले का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो उनमें मेरास्मस या क्वाशियार्कर रोग जैसी बीमारियां हो सकती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो बार बार पूछा जाता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। जो रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, सभी ऑप्शन आप देख लीजिए। तो रॉकेट जो है ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो ये आपको बताना है। तो जिप्सम में पानी मिलाइएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो असल में फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्मूला होता है इसका। तो तीसरे के आंसर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा तो ये आपको ए लगाना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो जिप्सम में और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, साधारण लवण जो होता है, जो खाने वाला नमक होता है, उसका फॉर्मूला NaCl होता है जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। आपको एक याद रखिएगा, जो ये होता है खाने वाला सोडा होता है जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है। बेकिंग सोडा बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है या रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। फिर आपको होता है एक व्यापारिक नाम आपको होता है धोन सोडा का, धोने वाला सोडा, इसका वॉशिंग सोडा इसको बोला जाता है, धोने वाला सोडा को। सोडियम कार्बोनेट इसका आपको रासायनिक नाम है, फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। फिर आपको होता है कास्टिक सोडा, एक होता है कास्टिक सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, NaOH इसका फार्मूला होता है। फिर आपको देखिए जिप्सम का नाम असल में होता है कैल्शियम सल्फेट और इसमें पानी मिला देते हैं तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो जिप्सम का आपको देखिए कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 × 2H2O इसका फार्मूला होता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लीजिए, जहां से क्वेश्चन बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O यहाँ पर होता है। ठीक, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। पेरिस और प्लास्टर में CaSO4 × ½ H2O होता है और यहाँ पर जो होता है जिप्सम में CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए चौक का आपका फॉर्मूला पूछ सकता है। चौक जो खल्ली होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। फिर संगमरमर का आपका पूछ सकता है, वो भी वही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। और फिर नौसादर का आपका बार बार एग्जाम में पसंद देता है कि नौसादर का क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड होता है जिसका NH4Cl होता है। और लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस जिसे बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका NO2 फॉर्मूला होता है। ठीक, अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा का आपको नाम बताना है, इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ठीक, आकाश में सबसे अधिक जो चमकदार तारा है ये साइरस तारा है। अगर पूछे कि सबसे पृथ्वी के नजदीक कौन सा तारा है तो सूरज भी एक तारा है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर इसका ऊर्जा होता है। और आपको सूरज के बाद पूछे तो प्रेक्षमा सेंचुरी सबसे नजदीक तारा है पृथ्वी का। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ नहीं है। खरीफ फसल कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खरीफ फसल किसे कहते हैं, जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे कि धान, गन्ना, तिलहन, जवाहर, ये सब जो हो जाएगा तो इसमें आंसर हो जाएगा धान। ठीक, चलिए कुछ मैं आपको करा देता हूँ ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण जो किया गया है। सबसे पहले रबी फसल देख लीजिए, रबी फसल किसे कहा जाता है, तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके मुख्य फसल जो है गेहूं, जो है जौ है, चना है, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। फिर खरीफ फसल देखिए, खरीफ फसल क्या होता है, ये आपको जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल जो है धान, गन्ना, तिलहन, जवार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन, ये सब है। ठीक, गर्मा फसल देखिए, गर्मा फसल जो होता है ये दोनों के बीच के जो समय होता है उसमें होता है, मतलब कि मई जून में जो बोई जाती है और जून जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है, मतलब जुलाई अगस्त में, इसको आपको बोला जाता है गर्मा फसल, जिसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी ये सब होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संगणक के आईसी चिप प्राय बने होते हैं। जो संगणक के आईसी चिप जो होते हैं ये किसके बने होते हैं ये आपको बताना है, तो ये बने होते हैं सिलिकॉन का। ठीक, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है, जो सामान्य मानव शरीर है इसका तापक्रम होता है ये आपको बताना है, तो ये होता है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा और ऐसे पूछा जाए तो ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है आपको
समान तापमान डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, आप आराम से लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में मिठास आने का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो दूध में मिठास आने का बताइए 8 के आंसर, तो यह है लैक्टोज। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाता है, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? जो रसायन विज्ञान में सबसे पहले 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके विजेता का आपको नाम बताना है। वो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जोकोबस हेनरिकस। जोकोबस हेनरिकस था, ठीक, डी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लाफिंग गैस इनमें से कौन है? लाफिंग गैस का मैंने बताया था नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होता है ये लाफिंग गैस होता है। 10 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मृत्यु हो जाता है उसके बाद जांच करते हैं शरीर को या पोस्टमार्टम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए। उसे बोला जाता है ऑटोप्सी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, ऑटोप्सी कराया जाता है ना उसका, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? जो मिनी माता रोग हो जाता है ये किसके कारण? पानी जो प्रदूषित होता है उसमें क्या मिला होता है? तो पारद जिसे बोला जाता है, ठीक। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूर्य के हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? जो आपको धूप के चश्मे होते हैं उसके कांच में किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड का, ये हो जाएगा 13 का आंसर डी, सी। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है, इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण है, इसका संकेतक कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो यह है लाइकेंस एंड मोन्स, ठीक। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, लाइकेंस आपका ऑप्शन में मिलेगा। 14 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है, जो प्राथमिक सेल जो बैटरी हम लोग नहीं आपको पहले इस्तेमाल करते थे, गोल गोल होता था, हाइब्रिड के बैटरी आता था, ठीक। उसका जो प्राथमिक वो सेल होता है उसमें क्या मिला होता है, उसे क्या बोलते हैं ये भी पूछ सकता है। तो वो आपको होता है जो शुष्क सेल होता है, ठीक। ये क्या होता है? शुष्क सेल को ही प्राथमिक सेल बोला जाता है। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नगदी फसल है। नगदी फसल वो होता है जो इसको बेचकर नगद पैसा आपको हाथों हाथ मिल जाए, तो नगदी फसल वो होता है, ठीक। तो नगदी फसल बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आराम से आप लगा सकते हैं उड़द और मूंगफली, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? देखिए देखिए, नहीं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन कि नगदी फसल क्या है। तो उड़द मूंगफली नहीं होगा यहाँ पर होगा गन्ना और कपास। गन्ना कपास, कपास क्या है? एक आपको, या गन्ना जो है ये नगदी फसल है, बेचकर आप जल्दी से पैसा ले सकते हैं, ठीक। आके देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गेहूं में रस्ट बीमारी होती है। जो गेहूं में रस्ट बीमारी होती है ये किसके कारण होती है? तो ये कवक के कारण होती है, फंगस के कारण गेहूं में रस्ट बीमारी होती है। गेहूं सबसे ज्यादा जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है और चावल सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द जो है बायोलॉजी, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था ये आपको बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे आपके, देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए सभी, ये देखिए ये किए थे लैमार्क और ट्रेविरेनिस। इसका आंसर हो जाएगा ए। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? परिस्थितिकी जो तंत्र है, जो शब्द है, इसको प्रतिपादित करने का शब्द जो आपको जाता है ये जाता है रीटर को। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 19 का आंसर आप आराम से लगा सकते हैं बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई यूनिट आपको बताना है, कार्य वर्क का एसआई यूनिट, तो ये हो जाता है आपको जूल। कार्य का क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। तो इसका आंसर 20 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। एसआई यूनिट पूछ रहा था, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? जो हाइड्रोजन बम था ये किसने विकसित किया था ये आपको बताना है, ठीक। तो हाइड्रोजन बम जो है ये एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। देखिए क्वेश्चन पर मत जाइए कि क्वेश्चन कैसा है, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ऑप्शन देखकर, ठीक है, और वहां पर लोग गलत लगा देते हैं। तो ये ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए, 21 के आंसर हो जाएगा बी। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ये याद रखिएगा, यहाँ से 21 के आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड टेलर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये क्या कहलाता है? ये फोटॉन कहलाता है, फोटोन के रूप में आता है, छोटे छोटे कण के रूप में फोटोन इसे कहते हैं। 22 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फ्यूज सिद्धांत आधारित है। फ्यूज जो होता है, फ्यूज तार हम लोग लगाते हैं ना, तो फ्यूज सिद्धांत किस पर आधारित है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये विद्युत के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर है, ठीक, ये याद रखिएगा। 23 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु हो गया, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होता है चारों तरफ चक्कर लगाता है, प्रोटॉन आपको घनावेशित रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। तो इसके नाभिक में कौन रहता है? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। 24 के आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से देखिए जो अलग अलग खोज से संबंधित क्वेश्चन पूछ देते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन हो जाएगा यहाँ पर, या आपको देखिएगा गोल्डस्टीन की जगह पर यहाँ पर ये भी देता है, रदरफोर्ड भी कभी कभी देता है, ठीक, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का जो हो गया ये जेम्स चैडविक हो जाएंगे, ठीक। मेसॉन जो होंगे, यकवा ने खोज किया था मेसॉन का।
प्रोजेस्टेरोन का खोज किया था कार्ल एंडरसन ने। नाभि की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। बोर सिद्धांत किसने दिया था? निल्स बोर ने दिया था। परमाणु क्रमांक जो है ये आपको इसकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो दिया गया था, ठीक, वो जो है ये आपको परमाणु क्रमांक के अनुरूप आपको दिया गया था। ये मोसले दिया है, भोसले बोला जाता है, ये दिए थे। क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 25 का देखिए, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है? किस में नाइट्रोजन पाई जाती है ये आपको बताना है, ये आपके सामने है। तो आपको पता है कि प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, प्रोटीन आपको में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया यह पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? ये आपके सामने है। तो यह है आपको यूरिया किया गया था, ठीक। यूरिया किया गया था। किसने किया था ये भी पूछता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1828 में वोहलर ने, ठीक, यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, जिसका यूरिया का फॉर्मूला होता है CO, फिर यहाँ पर एक जोड़ लीजिए NH2, फिर ऊपर भी NH2 जोड़ दीजिए, ठीक। या इसका ऐसे भी इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? यूरिया का। और भी आप फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भूभाग पर जल है, ठीक। और 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में कौन उत्तक का उदाहरण है? ये आपको बताइए, इसमें से कौन सा उत्तक का उदाहरण है, ठीक। अब देखिए इसमें आपका बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें से कौन सा टिश्यू है। देखिए सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर आपको अंग बनता है, अंग मिलकर पूरा आपको शरीर का ढांचा का निर्माण करता है, मतलब शरीर का निर्माण करता है एक तरफ से देखिए। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है। तो ये आपको हो जाएगा रक्त, सनोजी उत्तक है। तो 28 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अनुवांशिक का नियम के जन्मदाता कौन है? अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछता है, तो यह है मेंडल जी, ठीक। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना परीक्षण किया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, वर्गीकी के पिता किसे बोला जाता है? करोलोनियस को बोला जाता है। अनुवांशिक के पिता जे मेंडल को जे मेंडल। सूक्ष्म जैविक के पिता लुई पास्चर को बोला जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। और आपको जंतु के पूछे हुए तो वो अरस्तु हो जाएगा, जंतु विज्ञान, या जो विज्ञान भी पूछे तो अरस्तु हो जाएगा, लेकिन वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। इकोसिस्टम शब्द के जनक टेंसले हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका के जो ऊर्जा गृह बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। और जो लाइसोसोम है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जो प्रोटीन का घर बोला जाता है या प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये राइबोसोम में होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? आ गया क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो यह है रदरफोर्ड, ठीक। तो यहाँ पर 31 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट होता है? ये आपको बताना है किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये देख लीजिए, तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, विटामिन B12 का नाम है, ठीक। विटामिन C जो है स्कर्बिक एसिड आपको इसका नाम है, और इसके कारण आपको स्कर्बी रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा, और कमी के कारण होता है, और ये सबसे ज्यादा आंवला में मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इसकी रक्त में आपको लोहा पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 33, कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? ये आपको बताना है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो किसी तारे का रंग उसकी ताप को दर्शाता है, ठीक। 33 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पृथ्वी के भूपटल में स्वार्धिक है। पृथ्वी के भूपटल पर, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सा स्वार्धिक है? पृथ्वी के भूपटल पर सबसे ज्यादा अगर पूछे इसमें से, अगर ऑप्शन ऐसा रहे आपको, तो आपको लगाना होगा ऑक्सीजन, ठीक। और वायुमंडल में दूसरा स्थान आता है। भूपटल पर तो पहला है, लेकिन वायुमंडल में पहले स्थान पर आता है जो नाइट्रोजन। वायुमंडलीय गैस में पहले स्थान पर नाइट्रोजन आता है, दूसरे पर ऑक्सीजन आता है। वो आगे मैं क्वेश्चन लिया हूँ, वो मैं आपको कराऊंगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व इसमें से कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? ये आपको बताना है। तो दूर का तो वस्तु दिखाई देगा, लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसकी पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 37 देखिए, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो हैं, ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा नीचे आ गया, ये हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर, 1 मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग आए थे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 36 आपका, ये रहा दूरदृष्टि से, ये हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ये बताना है। ऐसा 2 ग्रह का नाम बताना है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो एक तो जो सूरज के सबसे नजदीक है ये आपको हो जाएगा बुध, और एक जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो हो जाएगा शुक्र। तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का, ठीक, ये याद रखिएगा। 37 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक। और ये हो जाएगा आपको विषाणु जनित रोग, मतलब कि वायरस वाला रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो हैजा जो होगा ये आपको विषाणु जनित रोग नहीं है। 38 के आंसर सी हो जाएगा।
ठीक, यहाँ पर देखिए विषाणु जनित रोग जो होने वाला है, विषाणु से होने वाला रोग, इसकी वायरस से होने वाला रोग जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ से आप याद कर लीजिए कौन कौन से होता है। सबसे पहले रेबीज याद करिए, रेबीज हो सकता है, खसरा हो सकता है, हर्पिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ट्रेकोमा जो आँख की बीमारी है, पोलियो हो सकता है, एड्स हो सकता है HIV के कारण, चेचक हो जाता है, छोटी माता हो सकती है, डेंगू ज्वर हो सकता है, गलसोत हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है इसका नाम आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपको वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, ये मनुष्य के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक, 39 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। जो हवाई जहाज होते हैं उसके ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ठीक, उससे पता चलता है कि उस क्यों कारण हवाई जहाज में क्या क्या गड़बड़ी आया था। अगर दुर्घटना होता है तो या तो नारंगी देगा या तो लाल देगा। ठीक, ज्यादातर नारंगी ही देता है। 40 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापक्रम जो होते हैं ये -40 डिग्री पर एक ही रहते हैं। ठीक, 41 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है ये आपको बताना है, तो ये है आपको ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 43, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन जो है पद्धति ये क्या कौन सा तरंग का उपयोग करता है ये आपको बताना है, ये करता है रेडियो तरंग का उपयोग। ठीक, 43 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं। एंजाइम जो है ये मुख्य रूप से किससे बनते हैं ये आपको बताना है। एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं ये देख लीजिए। तो एंजाइम जो मुख्य रूप से बनते हैं ये प्रोटीन से बनते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 45, हीरा किसका अपरूप है। हीरा बहुत ही कड़ा आपको पदार्थ है। ठीक, और ये हीरा जो अपरूप है ये कार्बन का है, और कार्बन का ही अपरूप जो मुलायम होता है ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। उष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होगा ये आपको बताना है। इसमें देखिए, तो इसमें हो जाएगा आपको पारा। पारा जो होगा उष्मा का अच्छा चालक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किसने एक एक्स किरण के आविष्कार किया था। ये बताना है कि इसमें से किसने एक्स किरण के आविष्कार किया था। एक्सरे का जो है एक्स किरण का आपको आविष्कार इसमें से किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा रोएंटिजन द्वारा। रोएंटिजन द्वारा। ठीक, 47 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है। 1 किलो जो कैलोरी होता है ये किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। ये लगभग आपको होता है 4180 जूल के बराबर। ठीक, बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जल का शुद्धतम रूप है। जल का जो शुद्धतम रूप होता है यह क्या होता है बताइए। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच जो होता है ये चटकीला प्रतीत होता है किसके कारण। फूटा हुआ जो कांच होता है ये आपको ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण और भी घटनाएं होती है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कौन कौन होता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक पतन जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है, इसके कारण आपको हीरा को अत्यधिक चमकना, जो हीरा चमकता है इसी के कारण चमकता है। या रेगिस्तान में मरीचिका जो आप दिखाई देते हैं, मतलब दूर से दिखाई देंगे कि तो पानी है, या आपको दूर से दिखाई देंगे रेगिस्तान वाला क्षेत्र में कि पानी है या हिरन है, लेकिन जाने के बाद नहीं मिलता है। ठीक, ठंडे प्रदेशों में ये मरीचिका आपको या गर्म प्रदेशों में दिखाई देता है। कांच का चटका हुआ भाग आपको चमकीला दिखाई देना, पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देना, प्रकाश तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसे बोला जाता है। हवा में जैसे पानी में हवा भरे बुलबुले को चमकना, कालिक से पोता हुआ गोला चमकना, ये सभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूरज की ऊर्जा है वो आपको किससे उत्पन्न होती है ये आपसे सामने है। तो सूरज जो है ऊर्जा है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसकी हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के 1 नाभिक बनाता है, तो ये बनता है। ठीक, पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और सूरज में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है। 51 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर सूरज के अधिकांश भाग जो है 71% हाइड्रोजन है और आपको 26% के करीब हीलियम है, बाकी और जो अन्य गैस है और धूलकण है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जो आपको जंतु कोशिका है उसमें अंतर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण। 52 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्त दान कर सकता है। बी वाले जो व्यक्ति है, कोई घटना ऐसा होता है और वो किसको रक्त दान कर सकता है ये आपको बताना है, बी वाले व्यक्ति को। तो ये ए और ए जो ए बी है और ए वाले को दे सकता है। ठीक, नहीं यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर देखिए ए नहीं, यहाँ पर ए जो होगा बी जो होगा या तो बी वाला को दे सकता है या ए बी वाला को दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, स्वर गाही कहलाता है सबसे रक्त ले सकता है वो ए बी होता है। ठीक, ये सबसे रक्त ले सकता है। और स्वरदाता जो कहलाता है इन्वर्सनल डोनर जिसे बोला जाता है वो आपको ओ होता है, ओ नेगेटिव होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन। क्वेश्चन नंबर 55, कैंडेला किसका मात्रक है। जो कैंडेला मात्रक है 7 बेसिक यूनिट मैंने आपको बताया था, उसमें आपको बताना है कि ये आपको कैंडेला किसका मात्रक है। ठीक, ये देखिए कैंडेला जो है ये आपको मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है।
पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? ऐसा वेग जैसे कि कोई सामान अगर फेंकते हैं या कोई भी चीज़ इस वेग से, तो वो अब सीधे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा, ठीक, फिर बाहर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, ये पलायन वेग कहलाता है। ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक, बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 57 देखिए, बीटा किरणें बनी होती है, जो बीटा किरणें होती है ये बनी होती है, किससे बनी होती है ये आपको बताना है। तो बीटा किरणें क्या होती है? घन आवेशित होती है, ऋण आवेशित होती है, क्या होती है? तो ये ऋण आवेशित होती है। और अल्फा किरणें क्या होती है? घन आवेशित होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निस्अंधता जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस रात को नहीं दिखाई देता है, किसकी कमी के कारण होता है? कौन से विटामिन? तो विटामिन ए के कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण बहुत से आंख के रोग होते हैं। इसका नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए का, ठीक। और इसके कारण रतौंधी होता है, जिसे यही बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर ये जो प्रचुर मात्रा में मिलता है ये गाजर में मिलता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो 58 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? जो रेडियोधर्मिता है इसकी खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो रेडियोधर्मिता की खोज किया गया था एएच बेकुरल द्वारा, बेकुरल। और आपको रेडियम की खोज किया गया था मैडम क्यूरी द्वारा, ठीक। तो 59 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है ये बताना है, इसमें से कौन सा यौगिक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इनमें से कौन सा यौगिक जल जो होगा H2O फार्मूला होता है, ये आपको यौगिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि इनमें से कौन सा द्रव्य धातु है? द्रव्य धातु का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन द्रव धातु है? तो पारा। पारा एक क्या है? द्रव धातु है, उष्मा का अच्छा चालक भी है। तो 61 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके पानी में अगर घुल जाता है और वो लोग पानी पीते हैं तो मिनीमाता रोग भी हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में अगर आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है तो वो कौन सा, ये आपको बताना है। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन हो सकता है? तो ग्लगंड या गोइटर रोग जिसे बोला जाता है, ठीक। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह जो रोग है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है, आपके सामने दिया हुआ है। तो यह लैंगरहंस के दीपकाव द्वारा, क्योंकि इसी से इंसुलिन निकलता है और वो कहीं ना कहीं मधुमेह वहीं से संबंधित है। तो 63 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है, यक्ष्मा मीन्स की टीबी, तो इसका रोगाणु कौन सा है? किसके कारण यक्ष्मा रोग होता है? टीबी हो सकता है, तो ये आपको बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। तो 64 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में कौन सा उपस्थित शर्करा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो ये लैक्टोज शर्करा उपस्थित है, ठीक। इसी के कारण मीठा ये दूध होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? प्रकाश, जो आपको पौधे होते हैं वो आपको क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश लेकर ही आपको खाना बनाते हैं अपना, मतलब कि। और क्लोरोफिल जो होता है ये पौधे के जो पत्ती का हरा रंग है ये इसके कारण होता है। और क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल के संरचना में कौन सा होता है ये आपको बताना है, इसमें क्या मौजूद होता है। तो इसमें होता है मैग्नीशियम। 66 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एनीमोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो एनीमोमीटर है या किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो वायु के वेग होता है उसके मापन में, ठीक। सी हो जाएगा 67। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? जॉन ग्रेगर मेंडल जो है ये आपको किसके प्रतिपादन हेतु आपको प्रसिद्ध हो गए थे ये आपको बताना यह है। तो ये है आपको अनुवांशिकता के नियम, और ये मटर पर अपना प्रयोग किए थे, ये याद रखिएगा। जेनेटिक्स का फादर भी ने बोला जाता है। 68 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? 1984 में ये हुआ था, ठीक। और ये दिसंबर में हुआ था, जो 3 कहीं और कहीं 4 दिसंबर आपको मिलता है। तो भोपाल दुर्घटना को किस गैस का रिसाव हुआ था ये आपको बताना है, ठीक। तो ये बहुत लोग मारे गए थे इसमें। ये आपको जो था ये कार्बाइड का फैक्ट्री था, तो इसका आपको बताना है क्या नाम था। तो मिसाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, ठीक। ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निंद्रा रोग पैदा करता है, निंद्रा रोग कौन सा पैदा करता है ये आपको बताना है। तो ट्रिपोनोसोमा जो सीसी मक्खी होती है वही फैलाती है। तो ये आपको 70 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ट्रिपोनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। 71 के आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के जो दांत बने होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं, और उसका जो ऊपर वाला जो होता है वो बहुत कड़ा होता है, वो होता है एनामिल जिसे बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जल की अस्थायी कठोरता के कारण है, जल की जो अस्थायी कठोरता है इसके कारण क्या है ये आपको बताना है। तो यह है आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट कारण है इसकी कठोरता का। 72 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं। अगर बकरी या भेड़ का मांस आप खाते हैं तो मतलब मांसाहारी है, तो आप कौन से किसके अंतर्गत आएंगे? तो आप आएंगे द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत, ठीक। 73 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो सबसे कम समय कौन लेगा ये आपको बताना है। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेगा है, ठीक। तो ये लेता है बुध। बुध क्यों लेता है कम समय भैया? ये सूरज के सबसे नजदीक है इसलिए। 74 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। क्वेश्चन नंबर आपको 75 देखिए, मीथेन अणु की आकृति होती है, जो मीथेन है
इस जो मीथेन अणु होता है इसकी आकृति कैसा होती है, तो चतुष्फलकीय होती है, CH4। और मीथेन कहाँ से निकलता है, तो मार्स गैस भी इसे बोला जाता है, दलदली वाला क्षेत्र से हुआ, या जहाँ पर ज़्यादा सड़न है वहाँ से निकलेगा, कोयला वाला खंदान से निकलता है, या जो पगुराई करती हुई गाय भैंस होती है वहाँ से निकलता है मीथेन। तो ये सब याद रखिए, इसे ही मार्स गैस बोला जाता है। तो 75 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस है, जो विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है ये क्या है, तो मुख्य रूप से देखिएगा आर्गन का ही उपयोग किया जाता है, ठीक, आर्गन और नियोन का उपयोग किया जाता है, लेकिन आर्गन होगा, नियोन महंगा मिलता है। 76 का आंसर सी हो जाएगा, अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, और जो बल्ब का बना रहता है फिलामेंट वो टंगस्टन का बना रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डी में स्वार्थिक मात्रा में पाया जाता है, मानव के हड्डी में पाया जाता है स्वार्थिक मात्रा में, यह बताना, एक तो कैल्शियम और एक फास्फोट में, इसकी कैल्शियम फास्फोट हो जाएगा। 77 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है, जो आपको समानांतर दर्पण है बीच में आपको कोई वस्तु रख दीजिए तो बताइए कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत बनता है, क्या बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। 78 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कि निम्नलिखित में सर्वोत्तम विद्युत चालक है, सर्वोत्तम विद्युत का अच्छा चालक कौन सा इसमें माना जाता है, तो ये चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक। तो 79 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, सेफ्टी रेजर जो है इसका आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 है, तो ये किया गया था आपको जिलेट द्वारा। 80 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया गया, देखिए हाइड्रोजन बम आधारित जो रिएक्टर है बनाया था, किसने बनाया था ये आपको बताना है, किस सिद्धांत पर बना था। हाइड्रोजन बम कौन सा सिद्धांत, तो वही नाभिकीय संलयन जो कि सूरज के सिद्धांत है, और परमाणु बम कौन, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो 81 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जो हाइड्रोजन बम है इस बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था, ये ध्यान रखिए, कराए थे क्वेश्चन में आपको। 82 देखिए कि कार का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक तो जूल, कार का एसआई मात्रक जूल, मैंने ऊपर कराया आपको, कार का हुआ या ऊर्जा का हुआ, ये सबका एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 83, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, जो प्रकाश के चाल मापे थे ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो ये रोमर ने मापा था, ठीक। 83 के आंसर हो जाएगा डी। और क्या मापा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये चलता है, ठीक, सबसे अधिक प्रकाश के चाल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, आंख के रेटिना पर जो बना बिंब होता है वो कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 को आपको बताना है, तो ये होता है आपको क्या, तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए अगला देखिए कुछ वन लाइनर टाइप के मैं क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे आंख से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पर बनता है। सबसे पहले याद रखिएगा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ये क्या होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, ठीक। आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस का जो काम होता है ये आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। नेत्र जो दान करते हैं उसमें कौन सा भाग दान करते हैं नेत्र का, तो कर्निया दान करते हैं। मायोपिया का क्या तत्पर है, तो मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए उपचारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर हाइपरट्रोपिया कहा जाता है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है निवारण में। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर के नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो 7 बेसिक मात्रक है, लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम दिया हुआ है, समय का सेकेंड दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा मात्रक, फिर ताप का हो जाएगा केल्विन मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का जो होता है कैंडेला होता है, और आपको पदार्थ की मात्रा का मोल होता है यहाँ पर मात्रक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट, आपको बताना है, ठीक। तो ये आपको बताना है क्या होता है, कब आपको हो जाता है, तो जब ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गमन करता है, आप लिफ्ट में गए भी होंगे तो भार अधिक लगता है। 86 के आंसर से। चलिए आपको बता देता हूं कुछ जो लिफ्ट में अगर आप जाते होंगे तो कैसा प्रतीत करते होंगे, या इससे बनने वाले प्रश्न क्या है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में आपको भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, त्वरण ए से ऊपर जाती है तो। और जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती हो तो लिफ्ट में आपको आभासी भार मतलब घटा हुआ दिखाई देगा, ठीक। और जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे या ऊपर, एक समान वेग, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, त्वरण 0 होना चाहिए, ठीक। एक समान वेग से अगर ऊपर नीचे जाती है तो कोई भी भार में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि यहां पर देखिए, यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाता है तो वह मुक्त अवस्था के भांति नीचे गिरेगी, अर्थात व्यक्ति को अपना भार क्या होगा, शून्य प्रतीत होगा। और इस स्थिति में देखिएगा कि व्यक्ति क्या होता है कि जाकर आपको फर्श से उठकर क्या होता है, जब लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है। यहां पर देखिए ये जो है ये तो शून्य हो जाएगा जब आपको टूट जाएगा तो, ठीक। यहां पर जो डोरी, अब यहां पर ये आपको दे रहा है कि जब लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है, अब लिफ्ट का त्वरण उससे अगर ज्यादा हो जाएगा ना तो आप जाकर छत चढ़ जाइए, अगर ठाए देने, ठीक, तो उसके छत पर जाकर लगेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल होगा,
क्या होगा बताइए पढ़कर। तो अगर बर्फ डालिएगा ना पानी के गिलास में भी तो वो आपको कभी भी टेगरेगा ना, तो मतलब पिघलेगा तो कभी भी वो खत्म, मतलब उतना ही रहेगा, इसकी अपरिवर्तित रहता है, ठीक, क्योंकि वो अपना पहले ही जगह बना लेता है। 87 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए। बेकिंग सोडा जिसे खाने वाले सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या है, तो NaHCO3, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, व्यापारिक सोडा जिसे खाने का सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। NaHCO3 इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। धोने वाला सोडा का नाम Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट इसे बोला जाता है। कास्टिक सोडा का नाम, इसे यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये मैं बार बार इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है, सोडियम जो है इसको किसमें रखकर संचित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में, नहीं तो बाहर निकालिएगा, अगर पानी में डालते हैं या वायु के संपर्क में आते हैं ये जल उठता है। 89 का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन विद्युत का बहुत ही आघातवर्धनीय है, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कौन सा बहुत ही आघातवर्धनीय, विद्युत नहीं, बहुत ही आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय होता है जिसको पीट कर बहुत लंबा तार आपको या बहुत लंबा किया जा सकता है, ये होता है आपको सोना। सोना के 10 ग्राम सोना लेकर पीटते हैं अच्छे से तो उसका लंबा एकदम पतला 2 किलोमीटर लगभग तार आप बना सकते हैं, इतना आपको आघातवर्धनीय होता है सोना, ठीक। और सोना जो होता है ये मुक्त अवस्था में भी होता है, तो सोना इसका आंसर डी हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। सोना जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है ना, ये 24 कैरेट का होता है, ठीक। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 18 कैरेट का सोना में कितना परसेंट सोना होगा, तो 75% होगा शुद्धता। अगर पूछे कि वही आपको जो 12 कैरेट का सोना है तो उसमें आपको 50% शुद्धता होगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, ऐसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है, जो अमोनिया होता है इसका व्यापारिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है, तो हाबर विधि द्वारा किया जाता है। 91 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 92 है, लाफिंग गैस, इसमें से लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताइए कौन सा होता है, तो मैंने बताया था आपको नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O जो होता है ये लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भिरंजक चूड़ का क्या होता है, ठीक, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर, जैसे क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है, CaOCl होता है, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। बिना बुझा हुआ चूना, ये पूछा था बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, CaO इसका फॉर्मूला होता है। अगर बुझा हुआ चूना बुझे, इसके चूने का पानी जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, CaOH को होल्टेस इसका बोला जाता है, ठीक। फिर जिप्सम का पूछता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 होता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको पूछेगा तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसे CO4 हाफ H2O आप कह सकते हैं। चौक का क्या होता है, चौक का यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। और संगमरमर का जो होता है चूना पत्थर जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी होता है, CaCO3 होता है, CaCO3। अब नौसादर का जो होता है ये होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl होता है। और लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, घड़ी या कोई भी रुका हुआ पानी हुआ, ठीक, या आपको पूछ सकता है कि तनी हुई जो तीर धनुष होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, तो ये सभी में आपको स्थितिज ऊर्जा होता है। और जैसे ही आपको गति के कारण होता है वो गतिज ऊर्जा होता है, जैसे पानी गिरता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होगा, जो धनुष छोड़ दिए तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, यह सब याद रखिएगा। तो 93 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये आपको स्थित है जो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक। तो 94 के आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रपुरम में है, जो कि 1963 में बना था, ठीक। और ये इसरो का ही सहायक है। यहाँ पर देखिए इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और 15 अगस्त 1969 को ये गठन किया गया था, ये बहुत भव्य, ये याद रखिएगा। फिर आपको बार्क देख लीजिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का जो स्थापना हुआ था 1955 में ट्राम्बो मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, जो मानव रक्त होते हैं पीएच लगभग होता है, ये आपको बताना है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 95 है। तो ये आपको क्या होता है, क्षारीय होता है, 7.4 होता है इसका पीएच, ठीक। पीएच वैल्यू यही होता है, जैसे कि पीएच स्केल पर आप देखिएगा 7 पर उदासीन होगा, 7 से लेकर 0 से लेकर 7 के बीच अम्लीय होगा, 7 से ऊपर लेकर आपको क्षारीय होगा, ये ध्यान में रखिए। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मिलती है, जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें मैंने बताया था आपको आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, ठीक। तो 96 के आंसर यहाँ पर क्या आप लगाइएगा, ए लगा लीजिएगा। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। यहाँ देखिए ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है, ये आपको कौन दे सकता है, ठीक। ए बी तो ए बी वाले ही ए बी को दे सकते हैं, ठीक। 97 के आंसर क्या हो जाएगा आपको बी, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है ए बी वाले को, ठीक। तो 97 के आंसर बी हो जाएगा। इसके ए बी वालों को क्या बोला जाता है, स्वर्गाही बोला जाता है, इन्वर्सनल एक्सेप्टर जिसे बोला जाता है, स्वर्गाही रक्त वाला ए बी वाले ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। और जो ब्लड ओ वाले ग्रुप होते हैं इनको बोला जाता है आपको इन्वर्सनल डोनर, मींस की स्वरदाता समूह, किसी को ब्लड दे सकते हैं, ठीक। और जो ए बी ब्लड यहाँ पर देखिए, ए बी जो ब्लड ग्रुप में होता है एंटीबॉडी प्रतिरक्षा नहीं होता है, ठीक है। और जो ओ ब्लड वाले होते हैं इनमें एंटीजन इसकी प्रतिजन नहीं होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आपको अच्छे से लगा पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, टीका रोग किस फसल से संबंधित
संबंधित है। जो टीका रोग है ये किस फसल से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98, टीका जो रोग है ये मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटी कोशिका। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कुछ मैं करा देता हूँ। सबसे बड़ा आपको पूछे वर्तमान जंतु कौन है, तो यहाँ पर आपको नीली हवेल मतलब वेल हो जाएगी। मछली जो वो तो मैमल है एक प्रकार का, मछली नहीं है, स्तनजाई आपको पाई है। जो नीली हवेल है सबसे बड़ी है ये। सबसे छोटी जंतु जो होगा अमीबा हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थलीय जीव जो हो जाएगा ये आपको हाथी हो जाता है। ठीक, सबसे बड़ी मछली जो हो जाएगी वेल हो जाएगा। सबसे छोटा स्तनधारी जो होगा छुछुंदर हो जाएगा। ठीक, छुछुंदर स्तनधारी ये पूछ रहा है। ठीक, सबसे बड़ा जो पक्षी होगी शत्रुमुर्ग पक्षी होगी, और इसका ही आपको अंडा जो होता है उसमें सबसे बड़ा कोशिका होता है जो ऑस्ट्रिच का आपको अंडा होता है। सबसे छोटी आपको जो पक्षी होती है हिमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन की अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा अभी जो पृथ्वी पर मौजूद है मतलब जमीन पर, वो जिराफ भी हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लंबा में पूछे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। जो चारण आहार श्रृंखला है इसके आधार तल में बेस में आपको कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो ये होते हैं आपको उत्पादक। ठीक, 100 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, अस्थाई चुंबकम किस स्थिति में किया जा सकता है। अस्थाई चुंबक जो होता है ये किससे बनाया जाता है आपको पूछ सकता है। तो अस्थाई चुंबक ये आपको बताइए, इसके सामने ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। तो अस्थाई चुंबक जो होता है ये इस्पात को आपको इससे ही अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। ठीक, 101 के आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टील जो होता है, इस्पात जिसे बोलते हैं, स्टील कठोर स्टील कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही अपने चुंबकत्व को छोड़ता है। अतः अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर वाला जो हुआ, या दूध सूचक जो हुआ, या गैल्वेनोमीटर द्वारा आदि के जो बनाए जाते हैं ये चुंबक स्टील से ही बनाए जाते हैं, जो कि अस्थायी वाला होते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, परिस्थिति। तो ये हो जाएगा 102 के आंसर सी। 103 देखिए, एक तार की लंबाई एल मीटर है और तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तार का प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई बढ़ने से क्या, अगर इस पर क्या प्रतिरोध बनेगा तो पहले से दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये दुगना लंबाई हो रहा है। तो 103 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है ये कौन सा है। ठीक, ये आपको बताना है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बजाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, तो 104 के आंसर बी हो जाएगा। चलिए कुछ आपको ऊर्जा रूपांतरण करने वाले मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले का नाम है डायनोमो। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले का नाम आपको यहाँ पर देख लीजिए, लाउड स्पीकर करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो करता है ये सोलर सेल होता है, और इसमें भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाला है ये विद्युत मोटर है, जो मैं क्वेश्चन कराया आपको। विद्युत जो है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तित कर देता है उसका नाम है विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को क्या कहता है, विद्युत सेल हो जाता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले का क्या नाम है, ट्यूबलाइट, या आपको यहाँ पर आपको हो जाएगा बल्ब भी हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने, यहाँ पर देखिए ध्वनि ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में अगर करें तो माइक्रोफोन लगाइएगा। ठीक, और यहीं आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में पूछे तो लाउड स्पीकर आप लगाइएगा। 9 देखिए, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण जो होता है ये मोमबत्ती होता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम है सितार। ठीक, सितार हुआ, गिटार हुआ, ये सब। 105 देखिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, मैंने आपको बताया था किसने किया था, जिलेट किए थे। यहाँ पर देखिए, जो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जेल बेर्ड द्वारा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन एकदम लगा लीजिए। टेलीविजन का जेल बेर्ड ने किया था। बैरोमीटर जो किए थे ये टोरिस्लिन ने किया था। वायुयान का राइट बंधु ने किया था। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था आविष्कार। मोटर कार का जो किया गया था ऑस्टिन द्वारा किया गया था। ग्रामफोन का जो किया गया था ये आपको एडिसन द्वारा, ग्रामोफोन। और यहाँ पर देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का फर्नेहाइट ने किया था, और फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने किया था आपको आविष्कार। ट्रांसफार्मर का फैराडे ने किया था। किस्कोग्राफ का जो है ये भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने किए थे। भाप इंजन का जेम्स वाट ने किए थे। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर डायनेमो का जो आविष्कार किया गया था माइकल फैराडे द्वारा किया गया था। हेलीकॉप्टर का जो किया गया था ब्रिकेट द्वारा किया गया था, और रेडियो का मार्कोनी द्वारा किया गया था। आगे चलिए क्वेश्चन 106 देखिए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुख से खून निकलने लगता है, क्यों। पहाड़ों पर अगर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटने लगता है ना, इसके कारण आप देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, अल्फा किरण में उपस्थित आवेश है। जो अल्फा किरण होता है इसमें कौन सा आवेश उपस्थित होता है, तो घन आवेश तो होता है, लेकिन कितना होता है ये आपको बताना है। बीटा में तो ऋण आवेश मैंने आपको कराया। ठीक, तो अल्फा में घन आवेश होता है कितने, 2 इकाई घन, हीलियम के बराबर होता है। ठीक, तो 2 इकाई घन आवेश होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था हाइड्रोजन बम। ठीक, इसका याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना होगा। जो हाइड्रोजन बम है ये विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? कार्बाइड यहाँ पर होगा, कार्बाइड के नाम से इसमें से ये पूछ रहा है, कार्बाइड के ये आपको कौन से जाना जाता है? ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कौन? यूरिया। ये कार्बामाइड हो जाएगा, यहाँ पर कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है यूरिया। या देखिए यूरिया यहाँ पर देखिए एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर मैंने आपको बताया था, और इसे कार्बामाइड के रूप में भी जाना जाता है, कार्बाइड नहीं कार्बामाइड। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है, जैसे हमारा वायुमंडल है पृथ्वी को, उसमें 78% तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के करीब पाया जाता है, इसकी 20 पॉइंट कुछ में पाया जाता है, 21% आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे वायुमंडल में हम सांस लेते हैं तो 78.8% नाइट्रोजन है, 20.95% ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.93% आर्गन है, 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में वाष्प भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जमता है आपको हेपरिन के कारण, और जो बाहर जब किसकी कमी के कारण रक्त नहीं जम पाता है तो विटामिन के कारण, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? जो डेंगू बुखार है ये किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो एडिस एजिप्टी जो मच्छर होता है वही मुख्य रूप से ये फैलाता है। तो 112 के आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डेंगू जो आपको संक्रमित मच्छर से फैलता है, इसमें एडिस एजिप्टी जो मादा मच्छर है उसे कहते हैं, और ये मच्छर दिन में और कभी भी ये रात में भी काट सकती है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, पार्सक किसकी इकाई है? जो पार्सक होती है ये आपको किसकी इकाई है? बहुत बड़ी इकाई है ये किसकी? तो दूरी की। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सक, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ जो दूरी का इकाई है, जैसे खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई किसे कहा जाते हैं? तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, और एक खगोलीय इकाई होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। फिर आपको होता है प्रकाश वर्ष, दूरी की भी इकाई है ये भी। ये होता है एक वर्ष में जो आपको प्रकाश से निर्वात में कितना दूरी तय किया है। ठीक, तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। फिर होता है पार्सेक। पार्सेक आपको पूछा है किसका? इसका ये आपको क्या होता है? तो ये दूरी का ही है, 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा, ये आपको पार्सेक होता है। ठीक, ये इसका मतलब कि दूरी मापने वाला इकाई है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए किलोमीटर, 1000 मीटर को कहते हैं। एक मील जो होता है, जो कि आपको स्थल वाला मील हुआ, 1.6 किलोमीटर होता है, इसकी 1600 मीटर। नाविक मील जो होता है 1.8 किलोमीटर, इसकी आपको समुद्र वाला जो मील होता है इसकी लगभग 1800 मीटर के करीब होता है, 1.8 किलोमीटर। पार्सेक जो होता है ये आपको 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का जो कौन सा सक्रिय स्थल है, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आगे देखिए, केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है? कोशिका का समस्त क्रियाओं का केंद्र, आपको जो नियंत्रण केंद्र है ये आपको केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं इसे, लाइसोसोम को। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र क्लोरोप्लास्ट होता है, और कोशा के अंदर कोशा में होता है। ठीक, कोशा के अंदर होता है ये कोशिका। यहाँ पर देखिए राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण आपको केंद्र जो है राइबोसोम है, और क्रोमोसोम अनुवांशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम होता है। ठीक, जो 23 जोड़ी जो होता है मनुष्य में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है रक्त को, आपको रक्तस्राव हो रहा है उसको रोकने के लिए? तो ये पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है, सी। क्वेश्चन नंबर 116, जल की अस्थायी कठोरता। यहाँ पर देखिए जल की अस्थायी कठोरता किस कारण से होता है? तो जल में जो अस्थायी कठोरता होता है ये किसके कारण होता है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117, परिस्थितिकी निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जो परिस्थितिकी है ये किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ये आपको बताना है। तो यह जीव और वातावरण के बीच में। क्वेश्चन 118 की कौन सा रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? यहां से देखिए क्वेश्चन पक्का बनता है, तो कौन सी आपको बताना है कि वाहिकाएं है जो कि साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है, फेफड़े से हृदय में ले जाती है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिएगा और लगाइएगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा हो जाएगा। ठीक, अब चलिए मैं आपको बता देता हूं जो इससे संबंधित है धमनिया के बारे में और सिराओं के बारे में। तो धमनिया को आर्टरीज बोला जाता है इंग्लिश में, और जो रुधिर वाहिनियां, जो रुधिर वाहिनी जो होती है वो हृदय से
रुधिर को शरीर के विभिन्न भाग में, मान लीजिए यहाँ पर हृदय है, शरीर के अलग अलग भागों में ले जाती है, उन्हें धमनियां कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। इनमें सामान्यतः शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त जो होता है, जो ब्लड होता है, ये प्रवाहित होता है। सिवाय एक अपवाद भी है इसमें, सिवाय किसके, तो फुसफुस ध्वनि, जिसमें अशुद्ध रुधिर या अभी ऑक्सीजन जनित जो ब्लड होता है, बी ऑक्सीजन जनित ब्लड ये होता है, या आपको अशुद्ध जो आपको ब्लड होता है इसमें प्रवाहित होता है, किसमें, फुसफुस ध्वनि में। अब यहाँ पर देखिए सिराएं क्या होती हैं, तो वो आपको वो रुधिर वाहिनियां होती है जो शरीर के विभिन्न आपको जो अंग है, शरीर का अलग अलग जो अंग है, उससे आपको हृदय की ओर ब्लड को लाती है, वापस लाती है, वो आपको क्या होती है, सिराएं कहलाती है। और सिराएं आपको देखिएगा अशुद्ध, इसकी क्या होती है, सिराएं क्या होती है, अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है उसमें बहता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जैसे फुसफुस सिरा जो होता है जिसमें शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और धमनी और सिरा में यही अंतर है कि धमनी आपको क्या करता है, तो धमनी रुधिर को हृदय से अलग अलग अंगों की ओर ले जाते हैं, और सिरा क्या करता है, जो आपको अलग अलग अंग है वहां से आपको लाता है हृदय की ओर। ठीक, अब धमनी का पूछ सकता है, कभी पूछ देता है रंग क्या होता है, तो धमनी का रंग जो होता है लाल रंग का होता है, और सिरा का जो होता है ये नीले रंग या बैगनी रंग का होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है, पीने के पानी का शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। पीने के जो पानी है उसको शुद्ध करने के लिए या उसमें जो कीटाणु है उसको मारने के लिए ये आपको क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होता है। 119 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, इनमें कौन प्राथमिक रंग है, ये आपको बताना है। इसमें कौन प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर ही मिलकर सेकेंडरी कलर बनाता है। ठीक, तो ये बताना है। और प्राइमरी सेकेंडरी कलर मिलता है तो अन्य भी कलर बनता है, जैसे काला उला जो कलर बनता है। तो 120 का आपको बताना है कि इसमें तो नीला, लाल, हरा, जो आपको पहले का आपको रंगीन टीवी आता था या जो मोबाइल भी आप देखते हो उसमें प्राइमरी कलर भी होता है। ठीक, 120 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्टेथोस्कोप है ये ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। तो ये ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो आपको डॉक्टर लोग नहीं मापते हैं, आपको धड़कन जो जाते हैं तो डॉक्टर के पास, तो परिवर्तन के सिद्धांत पर जो है क्या कहता है परिवर्तन सिद्धांत, ये देख लीजिए। प्रकाश चिकने, आपको देखिए चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन आपको कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो परिवर्तन का नियम है, यहाँ पर देखिए परिवर्तन के दो नियम होते हैं, क्या क्या होते हैं यहाँ देख लीजिए। एक तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि आपतित, यहाँ पर देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परिवर्तन किरण एक ही समतल में हो या एक ही तल में हो, तो जो आपतित किरण होता है, जो अभिलंब होता है, और जो परिवर्तित किरण होता है और आपतन बिंदु एक ही लंब में होता है। ये आपको दूसरा मतलब कि ये जो परिवर्तन का नियम है ये दो आपको याद रखिएगा। 122 देखिए, किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की घटना को क्या कहते हैं। ठोस पदार्थ है, बिना आपको वाष्प में बदले ही आपको सीधे गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन होता है, जैसे कपूर, निफोथिलीन, ये सब ऊर्ध्वपातन के लिए उदाहरण है, मतलब वो सब बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, रेटिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेटिफायर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो रेटिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, अल्टरनेटिव को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह में कौन सा आपको श्रृंखला सही है ये आपको बताना है। तो पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। ये आपको सी वाला 124 के आंसर सी हो जाएगा। 125 देखिए, धोने का सोडा का प्रचलित नाम है। धोने का जो सोडा होता है, ठीक, वॉशिंग सोडा जिसे बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है या प्रचलित नाम, तो सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक, और बाइकार्बोनेट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, खाने वाला, तो सोडियम कार्बोनेट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय जो आपको स्वरूप है इसका खोज मैक्सवेल ने किया था, मैक्सवेल। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो अलग अलग किया गया है, जैसे गति के विषयक नियम जो दिया गया था, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। ठीक, ये याद रखिएगा। दाब का नियम जो दिया गया था पास्कल द्वारा दिया गया था। सापेक्षता के जो नियम दिया गया था आइंस्टीन द्वारा, जिनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला था। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिया था। प्लवन का सिद्धांत जो दिया था, उत्प्लावन या प्लवन का बल, आर्किमिडीज ने दिया था। विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव ये दिया था जूल ने। और विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया गया था ओम द्वारा। विद्युत आकर्षण का नियम जो दिया गया था ये कूलाम द्वारा दिया गया था। विद्युत उष्मा का जो आपको प्रभाव है ये जूल द्वारा दिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा का जो दिया गया था अलेक्जेंड्रा वोल्टा द्वारा दिया गया था। ठीक, विद्युत यहाँ पर मार्क कीजिएगा, धारा विद्युत्व का, बैटरी का भी यहाँ पर। विद्युत तरंग जो है ये हेनरी हर्ट्ज ने दिया था। विद्युत बैटरी यहाँ पर देखिए अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने दिया था। यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आगे चलते हैं। ये देखिए स्थिर विद्युत का जो सिद्धांत दिया ये थेल्स ने दिया था। विद्युत आवेश वाला जो दिया गया था ये यहाँ पर विद्युत आवेश या खोज जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तड़िक चालक का भी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम स्नेल ने दिया था। स्नेल के नियम आप पढ़े होंगे, साइन आई रेशियो साइन आर पढ़े होंगे आप। एक मिनट, यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा स्नेल। प्रकाश के कड़ी का सिद्धांत जो फोटॉन वाला सिद्धांत है न्यूटन ने, आप पर देखिए यहाँ पर देखिए प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में आते हैं जिसे फोटोन बोला जाता है, और कड़ी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था सबसे पहले। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइजेंस ने। प्रकाश देखिए प्रकाश तरंग के रूप में भी आता है, छोटे छोटे बंडल फोटॉन के रूप में भी आता है, तो प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में आता है। ये आपको सिद्धांत अलग अलग दिया गया है। जो तरंग सिद्धांत दिया गया हाइजेंस द्वारा दिया गया है, और जो प्रकाश के कणिका सिद्धांत है ये न्यूटन ने दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन से सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है, इसमें से बताना है कौन से सहजीवी है। चलिए ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। ये दलहनी पौधे में आपको मौजूद रहता है, जड़ों में। ये हो जाता है राइबोजियम सी। क्वेश्चन नंबर 128 है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप आपको बताना है क्या होता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ताप के सेल्सियस परम शून्य जो ताप होता है, इससे कम ताप आपको नहीं हो सकता है। तो ये होता है आपको कितना बताइए, तो -273 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? जो त्रिविमीय चित्र है ये किसके द्वारा लिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक, तो ये आपको हेलोग्राफी द्वारा। 129 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 130, देखिए अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। जो अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ता है उसे क्या बोला जाता है? टेंडन बोला जाता है, टेंडन। और लिगामेंट क्या बोला जाता है? जो अस्थि को जोड़ता है। तो अस्थि को पेशियों को जोड़ने वाले को टेंडन बोला जाता है। स्वरगाही कौन से रुधिर वर्ग है? जो स्वरगाही रुधिर वर्ग है ये कौन सा सभी से ब्लड ले सकता है? तो ये AB है। और स्वरदाता जो है ये O नेगेटिव है। ठीक, 131 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो किया गया था ये आपको क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग जो आपको पूछता है क्वेश्चन कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर थे। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच को वनस्पति शास्त्र के पिता की जो कहा जाता है थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और इकोसिस्टम के जो शब्द के लाए थे ये टेंसलेन लाया था। वर्गीकी के पिता कैरोलस लीनियस हो जाएंगे। अनुवांशिकी के पिता जे मेंडल हो जाएंगे। आधुनिक भ्रूण के पिता किसे बोला जाता है? आधुनिक भ्रूण के वान वेयर। पादप रूप के विज्ञान के जनक हो जाएंगे एजे वटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे बोला जाता है? स्टीफन हॉल्स द्वारा। स्टीफन हेल्स को बोला जाता है। सूक्ष्म जैविकी के पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पर लुईस पास्चर को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। ध्वनि जो तरंग होती है, ध्वनि तरंग, इसकी प्रकृति अनुधर तरंग की होती है। ठीक, अनुधर 133 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यह दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग अनुधर तरंग होती है। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं को कंपन से होती है, लेकिन सब प्रकार की जो कंपन होती है वो ध्वनि नहीं उत्पन्न कर सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो ध्वनि तरंग 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे इंफ्रासोनिक वेव, जो 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसे अश्रव या इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। अश्रव में इसकी सुन नहीं सकते, इसे हम मनुष्य कान से नहीं सुन सकता है। इस प्रकार के ध्वनि को आपको बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जाता है। ठीक, फिर होता है श्रव, जिसे सुना जा सकता है, ऑडिबल ध्वनि, आपको ऑडिबल वेव। ठीक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवृत्ति वाली तरंगे होती है उसे सर्वध्वनि तरंग कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य आसानी से अपने कान से सुन सकता है। और पराश्रव तरंगे, यहाँ पर देखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को पराश्रव तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकता है। पूछता है कौन सा चमगादड़ सुन सकता है, कौन सा वेव उत्पन्न करता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है, जिससे आपको पता कर पाता है कि कौन सा कहाँ पर जगह है। ठीक, इन तरंगों का आवृत्ति बहुत उच्च होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंगधार छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण के पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे इसका इंफ्रासोनिक का इस्तेमाल जो किया जाता है संकेत भेजने में, आपको समुद्र की गहराई पता लगाने में, जो कीमती कपड़े या वायुयान या घड़ी या कल जो पुर्जे होते हैं उसको आपको मतलब कि साफ उफ करने में, देखने में ये आपको उपयोग किया जाता है, मीन्स की अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक, आगे देखते हैं। कारखानों के जो चिमनियाँ में कालिख हो जाता है उसको हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। या गठिया रोग हुआ, इसके उपचार में, मस्तिष्क में ट्यूमर हो गए उसको पता लगाने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? सोडियम जो धातु है इसका संग्रह किसमें कहा जाता है? मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछता है घुमा कर, इसलिए मैं क्वेश्चन सेट किया हूं कि आप भी घूम जाइएगा और गलत लगा दीजिएगा, इसलिए मैं बार बार ये करा रहा हूं। ठीक, बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। 135 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 और इसका नाम जो होता है ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी। 136, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज हो जाएगा।
आगे देखिए, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। यह एक प्रोटीन है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। यह वनस्पति के कोशिका भित्तियों के मुख्य अवयव भी है। कपास और लकड़ी सेलुलोज के मुख्य स्रोत हैं। कपास लगभग शुद्ध सेलुलोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि मापने के लिए। 137 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा मिलता है। गैस, ये याद रखिए, गैस यहाँ पर हो जाएगा। 138 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, जल में तैरने न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना जो है न्यूटन के गति के किस नियम के कारण हो सकता है कि जल में आप तैर सकते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम, जिसे जड़त्व के नियम भी बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर प्रथम नियम न माफ कीजिएगा, प्रथम नियम को तो जड़त्व के नियम बोला जाता है। ठीक, प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु विश्रामावस्था में है तो वो विश्रामावस्था के बने रहता है, या गति अवस्था में है तो गति अवस्था में बने रहता है। ठीक, अब तक बाहरी, जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाए। तो ये तो नहीं होगा। जैसे इसका आपको एग्जाम्पल हो जाएगा प्रथम नियम का, आपको जैसे अचानक बस चलता है तो आपको आगे, या बस रुकता है तो पीछे झुकना, ये सब जो होता है ये प्रथम नियम के ही उदाहरण होता है। लेकिन जो तृतीय नियम है ये कहता है, आपको क्या कहता है? तृतीय नियम कहता है कि एक थप्पड़ आप मारिए तो एक थप्पड़ उधर उधर से भी पड़ेगा, मतलब कि आपको क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगता है। तो ये जो तैरना होता है, आप क्या करते हैं? पानी पर थप 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 मारते हैं तो उधर से भी बल लगता है। तो ये तृतीय नियम पर होता है। ठीक, पानी में तैरना। तो 139 के आंसर ये हो जाएगा। 140 देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जो दलदली सड़कें या चिकनी सड़कें हैं उस पर क्यों फिसलने लगते हैं? तो ये घर्षण के कारण। आपको घर्षण नहीं हो पाता है अच्छे से, इसी के कारण आप देखिएगा फिसलने लगते हैं, इसकी घर्षण की कमी के कारण, या बर्फ पर भी आप चलिएगा तो फिसलने लगेगा। 140 के आंसर बी। 141 देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया, जिन्हें खोज की थी तो इनके ही नाम से शुरू किया गया, इन्हीं के पैसे से दिया था नोबेल पुरस्कार। और बताना है आपको कि ये आपको नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल, ये क्या खोज किए थे? तो ये डायनामाइट की खोज किए थे। तो 141 के आंसर ए हो जाएगा। 142 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये चैडविक ने किया था, मैं आपको पहले करा चुका हूं। अब चलिए कुछ खोज यहाँ से फिर से मैं आपको करा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज जो किया था गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, आपको कहीं कहीं देता है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने भी किया था, यहाँ पर देखिए। और मेसन का खोज जो किया गया था यिकवा ने किया था, मेसोन। और यहाँ पर देखिए पोजिट्रॉन का जो खोज किया गया था ये किया गया था आपको कॉल एंडरसन द्वारा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक में आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। परमाणु सिद्धांत जो दिया गया था ये जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। बोर सिद्धांत जो दिया गया था निल्स बोर ने दिया था। और परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जो होगा ये परमाणु जो सिद्धांत वाला जो दिया गया था, इसका पीरियोडिक टेबल होगा, ये भोसले दिया था आधुनिक पीरियोडिक टेबल। और क्वांटम जो सिद्धांत दिया गया था ये आपको किसके द्वारा? तो मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया था। अब आगे है कि नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए इसका अब क्वेश्चन बड़ा, ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ कि ये तो आपको प्रयोग किया जाता है, ये आपको न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो 143 का अगर हम लगाएं यहाँ पर तो नियंत्रक होना चाहिए वो, क्योंकि मंदक रूप में करता है कि आपको नाभिकीय रिएक्टर में उसके नियंत्रण करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। भारी जल का मुख्य अवयव नाभिकीय संयंत्रों में होने वाले नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक रूप में होता है, जिससे कि नाभिकीय ऊर्जा को नियंत्रित उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर दे, मतलब कहने का मतलब नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप से अगर मात्र दे देता है तो आपको मंदक रूप में अगर ऑप्शन में है तो आप लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। या तो मंदक होगा या तो आपको होगा नियंत्रक। नियंत्रक आपको लास्ट में देता है। कोई क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको क्या लगाना है कि किसके? तो न्यूट्रॉन को मंदक रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है, भारी जल जिसे बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसे आपको ध्यानपूर्वक अपने से सोच कर लगाना है जो ऑप्शन अकॉर्डिंग के वहां पर देगा। जो तीन मूल रंग है जिसे प्राइमरी कलर बोला जाता है ये कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो नीला, लाल, हरा ये प्राइमरी कलर बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्राथमिक रंग होता है। ये 145 देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए अस्थायी मैंने बताया था कि आपको किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात से बनाए जाते हैं या स्टील से। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो ये नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसके आंसर 145 का आंसर सी हो जाएगा। नर्म लोहा क्या होता है कि शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबकत्व खत्म हो सकता है, इसलिए अस्थायी तौर पर जो चुंबक बनाने का उपयोग किया जाता है वो नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये और नर्म लोहा जो अस्थायी चुंबक है ये आपको विद्युत जो घंटी होती है या ट्रांसफार्मर के क्रोड होते हैं या डायनामो में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसमें कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ये कह रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ये आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए। ये जो प्रमाण दिया गया था रमफोर्ड द्वारा दिया गया था सबसे पहले। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरित होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था, बाद में डेवी ने दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। क्वेश्चन 147 देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो तरंग का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? प्रकाश का, तो हाइगेंस द्वारा दिया गया था। ठीक, और कड़ी का सिद्धांत
किसने दिया था, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक, देखिए न्यूटन के ही समकालीन जर्मन विद्वान हाइगेंस ने 1678 में प्रकाश के तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी आपको दिए थे। और न्यूटन ने आपको क्या दिए थे, वो दिए थे कड़ी का सिद्धांत। क्वेश्चन 148 देखिए कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं, ये अरस्तु हो जाएंगे। ठीक, ये याद रखिएगा, 148 का आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वर्गीय के पिता कैरोलो लिन्नेस को बोला जाता है, अनुवांशिकी के पिता जे मेंडल को बोला जाता है, सूक्ष्मजीवी के पिता लुईस पाश्चर को बोला जाता है, प्रतीक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर को बोला जाता है, जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को बोला जाता है, वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेटस को बोला जाता है। इकोसिस्टम जो शब्द है इसके जनक टेंसले हैं। हाइड्रोफाइटस होते हैं, हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं ये आपको बताना है। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं, तो ये जलीय पौधे होते हैं। ठीक, इसका आंसर 149 का आंसर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है। टीका जो रोग है ये किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से। देखिए मेरा भी गला दुखने लगा और मैं टोटल आपको 150 क्वेश्चन करा दिया। अब जो 150 क्वेश्चन बचा हुआ है या जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसे मैं बाद में आपको करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब नहीं हिम्मत है, ये लगातार इतने घंटे बैठकर मैं ये आपको क्वेश्चन कराया। अब आप बताइए कि इसका सेकेंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट भी दे देंगे, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन उसमें मैं इंक्लूड है और वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। और भी कौन से सब्जेक्ट से आप चाहते हैं ये भी मुझे लिखकर बताइएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।